जय हिंद साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आज हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैट्स। तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या क्या आता है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स, स्टैटिक्स मतलब स्थिर। जो इलेक्ट्रॉन्स जब गति करते हैं या जब इलेक्ट्रॉन स्थिर होते हैं तो उनके बीच में फोर्स लगता है, वो अपना क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं और उनका जो है पोटेंशियल होता है। तो इन चीज़ों को वन बाय वन जो है पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझते हैं कि चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है चार्ज। देखिए चार्ज होता है कि जब भी दो वस्तु को, किसी भी बॉडी को जब हम रगड़ते हैं, रब्ड करते हैं, तो होता क्या है कि उसमें से चार्ज का ट्रांसफ़र होता है। तो जब जैसे आपको पता है कि एटम जो होता है हमारा, कोई भी वस्तु जो है, पदार्थ जो है, वो किस चीज़ से बना होता है, परमाणु से बना होता है। दुनिया में कोई भी वस्तु हो, एवरी ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ एटम। तो प्रत्येक पदार्थ परमाणु से बने होते हैं। तो परमाणु जो होता है वो 3 मौलिक कणों से मिलकर के बना होता है। तो यहाँ समझते हैं कि एटम जो होता है, एटम इज मेड अप ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है, एटम जो होता है वह 3 मौलिक कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, जिसमें आता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एटम जो है 3 मौलिक कणों से मिलकर। अब देखते हैं इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है वो 3 कण हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, न्यूट्रॉन इज नो चार्ज। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो निकलते कौन है, किसी भी इलेक्ट्रिसिटी के लिए जिम्मेवार कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का ही ट्रांसफर होता है। प्रोटॉन जो होते हैं और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो किसी एटम के न्यूक्लियस में होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स आर सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, ऑल्सो न्यूट्रॉन सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम। तो यहाँ समझते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स जब निकलते हैं तो इससे क्या होता है, चार्ज का ट्रांसफर होता है। ठीक है, जब भी दो वस्तु को रगड़ते हैं तो उसके बीच में क्या होता है, ट्रांसफर होता है चार्ज का। जैसे बाल में कंघी करते हैं तो क्या होता है कि बाल में कंघी करने के बाद बाल और कंघी दोनों क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। इसीलिए फिर जब बाल को कंघी के नज़दीक लाते हैं तो आपस में क्या करते हैं, चिपकने का प्रयास करते हैं, अट्रैक्शन शो करते हैं। उसी प्रकार से जो है, जब आप देखते होंगे कि ठंडे के दिनों में जब हम कपड़े को जब उतारते हैं या वस्त्र को अलग करते हैं तो कपड़ा और हमारा बॉडी जो होता है वो चार्ज हो जाता है। उस स्थिति में उसमें से एक चिटचिट की आवाज़ आती है और कपड़े को जब शरीर के नज़दीक लाते हैं तो क्या होता है, दोनों के बीच में एक चार्ज के ट्रांसफ़र होने के कारण गुण उत्पन्न हो जाता है और दोनों जब पास आते हैं तो एक दूसरे की ओर चिपकने का प्रयास करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि चार्ज का ट्रांसफ़र होता है। तो चार्ज के इस ट्रांसफ़र के गुण को हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी कि किसी भी दो बॉडी को रगड़ने पर कितना चार्ज ट्रांसफर होता है, तो Q जो होता है, Q से चार्ज को सूचित करते हैं। तो Q बराबर होता है Ne। N जो होता है वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E जो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर हुआ है। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज का मान होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, याद रखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि चार्ज का ट्रांसफर। अब ये चार्ज निकला तो चार्ज का गुण भी होता है। तो देखिए चार्ज का गुण क्या होता है, तो यहाँ समझते हैं कि चार्ज जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं,
यहाँ तक आप समझ में होंगे 2 प्रकार के, ठीक है। हर जो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो यहाँ आयंस आएंगे, तो आयंस 2 होते हैं, केटायन और एनायन। तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को हम केटायन और एनायन के रूप में देखते हैं। यहाँ फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं तो हम चार्ज के रूप में देखते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। बायो में इसी को पढ़ते हैं तो उसको अपोजिट सेक्स के रूप में देखते हैं कि मेल है और फीमेल है। तो अट्रैक्शन किस में होता है, फीमेल और मेल में। एक लड़का और एक लड़की, उसके बीच में अट्रैक्शन होता है। एक पुरुष और एक स्त्री के बीच में अट्रैक्शन होता है, ठीक है। उसी तरह से जो होता है चार्ज में प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। वहाँ भी देखेंगे कि आयन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो होता है वो अट्रैक्शन होता है, ठीक है। कभी भी 2 समान चार्ज के बीच में अट्रैक्शन नहीं बल्कि रिपल्सन होता है, ठीक है। यानी पॉजिटिव चार्ज को एक जगह लाएंगे तो क्या करता है, वो रिपेल करता है, उसको जो है अलग करता है, विकर्षित करता है, तो उसे दूर भागने का प्रयास करता है। उसी तरह से जो है जब 2 समान चार्ज को, जैसे पोल का जो करंट होता है, जो करंट आता है जब विद्युन्मय तार से, वो पॉजिटिव करंट होता है। तो अगर 2 पॉजिटिव करंट को आप सटा दीजिएगा तो क्या होगा, स्पार्क हो जाएगा, शॉर्ट कर जाएगा। उसी प्रकार से जो है नेगेटिव का तो कोई रोल ही नहीं है। यानी कि यहाँ पर क्या है कि कभी भी चार्ज जो होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो अब यहाँ पर समझते हैं कि 2 चार्ज जो होते हैं, 2 सिमिलर चार्ज के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। कभी भी 2 समान गुण वाला जो होता है वह एक दूसरे से क्या करता है, दूर भागता है, ठीक है। और अट्रैक्शन किस में होता है, जो अलग अलग गुण वाले होते हैं, प्लस वाला का माइनस वाला के साथ और माइनस वाला का प्लस वाला का साथ है, केटायन का एनायन के साथ और एनायन का केटायन का साथ, इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का, दोनों का क्या होगा, अट्रैक्शन होता है। और 2 समान चार्ज है तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो ये अट्रैक्शन और रिपल्सन जो फोर्स लग रहा है उसका परिमाण कितना होता है, यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। तो किसी भी चार्ज के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए मैथमेटिकल रिलेशन दिया था जिसका नाम है कूलम्ब्स। तो हम यहाँ कूलम्ब को पढ़ते हैं, कूलम्ब के नियम को, कि उसने जो है कैसे बताया कि 2 चार्ज के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स का मान कितना होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग कूलम्ब के थ्योरी को पढ़ते हैं कि कूलम्ब ने क्या बताया था, ठीक है। तो कूलम्ब के फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस को और रिपल्सन्स को समझते हैं कि 2 चार्ज के बीच में जो है अट्रैक्शन फोर्स कितना होता है और रिपल्सन फोर्स कितना होता है, ठीक है। तो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स का परिमाण जो होता है वो क्या होता है, समान होता है, बशर्ते कि उसकी दिशा क्या हो जाती है, वो अलग अलग हो सकती है, या तो वो रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। तो देखते हैं कि कितना होता है अट्रैक्शन और रिपल्सन का। देखिए कूलम्ब जो है एक साइंटिस्ट है, उन्हीं के नाम पर जो है चार्ज का मात्रक रखा गया है सम्मान के रूप में, कि कहीं भी चार्ज आएगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, मतलब उसको जो है कूलम्ब के रूप में रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो कहीं भी चार्ज होता है तो उसको देखते हैं ना, कूलम्ब के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। 1 कूलम्ब चार्ज, 2 कूलम्ब चार्ज, 10 कूलम्ब चार्ज। छोटा चार्ज है तो मिली कूलम्ब, माइक्रो कूलम्ब, नैनो कूलम्ब, इस तरह से जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर समझते हैं कि अगर कोई चार्ज है, 2 चार्ज है, ठीक है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इन दोनों चार्ज को हम एक सर्टेन डिस्टेंस पर रखे हैं, तो क्या करेगा, अभी प्लस वाला है माइनस वाला है, नहीं, आप पढ़े हैं कि जब भी 2, एक स्त्री और एक पुरुष थोड़ी भी दूरी पर होते हैं, जब पास आते हैं तो दोनों के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, ठीक है। आयंस को भी देखते होंगे कि जब 2 चार्ज, अब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, प्रोटॉन का चक्कर लगाता है। क्यों लगाता है, इसलिए लगाता है कि दोनों चाहता है कि हम एक दूसरे के पास आए, लेकिन दोनों के बीच में बाउंड्री होने के कारण जो कक्षा होता है, सेल होता है, उसी में चक्कर लगाता है, तो वो बाउंड्री को पार नहीं कर पाता। तो यहाँ पर कहीं बाउंड्री है नहीं, एक सर्टेन डिस्टेंस है। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है वो R है, और ये इसकी ओर आकर्षित हो रहा है और ये इसकी ओर आकर्षित हो रहा है। तो जब ये दोनों के बीच में आकर्षण का कितना बल लग रहा है, इस चीज को हम कैलकुलेट करेंगे, और इसको बताने वाले व्यक्ति हैं, उनका नाम है कूलम्ब साहब। तो कूलम्ब साहब के देखते हैं कि उनके हिसाब से जो है कोई 2 चार्ज होता है तो 2 चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगता है। तो समझते हैं, देखिए कूलम्ब ने क्या बताया था, कूलम्ब ने बताया, देखिए अगर 2 चार्ज है, एक पॉजिटिव या नेगेटिव, या नेगेटिव या पॉजिटिव, या पॉजिटिव पॉजिटिव, कोई भी हो सकता है, तो उसकी अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो फोर्स रिपल्सन का होगा, लेकिन परिमाण सेम होगा। नेगेटिव पॉजिटिव है तो अट्रैक्शन का होगा, परिमाण वही होगा। तो यहाँ समझते हैं कि कूलम्ब का नियम क्या कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। मतलब कि कूलम्ब साहब क्या कर रहे हैं कि 2 आवेश के बीच जो फोर्स लगता है, जो बल लगता है, वह आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या कहें कूलम्ब ने, तो यहाँ समझते हैं। देखिए कूलम्ब ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू
कूलम्ब। ठीक है, कूलम्ब क्या कहते हैं कि दो चार्ज के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन का मान जो होता है वो क्या होता है, मान लेते हैं कि एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है। ठीक है, तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। मतलब कि दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स लग रहा है, यानी मान लेते हैं कि फोर्स का मान F है, तो जो बल लग रहा है वो क्या होता है, दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। इट मीन्स कि प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2 दोनों के गुणनफल का क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कि E इसको कितना के फोर्स से खींचेगा, Q1 और Q2 के गुणनफल के। उसके बाद में क्या कहता है कूलम्ब कि दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब कि दूरी जितना बढ़ाएंगे उतना जो है बल का मान क्या होगा, कम होगा, क्योंकि उल्टा है। फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के। मतलब कि जितना ज़्यादा दोनों चार्ज होगा उतना ज़्यादा एक दूसरे को क्या करेगा, अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा। क्योंकि ये भी चाहता है कि हम इससे क्या करें, सेटिंग करें। अट्रैक्शन बढ़ रहा है दोनों में, तो जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, जितना ज़्यादा चार्ज होगा, उतना दोनों के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। और मान लेते हैं कि दूरी ज़्यादा हो जाएगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो अट्रैक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और दूरी अगर बहुत नज़दीक हो जाएगा, दोनों को सटा देंगे, तो खूब जोर से दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, दोनों एक दूसरे का विपरीत है, एक प्लस है एक माइनस है, दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को खींचता है। और ये हर जीव में, हर पदार्थ में यह गुण पाया जाता है, चाहे वो सजीव हो निर्जीव हो, क्योंकि दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है, तो फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा फोर्स होगा, और जितना दूरी बढ़ा देंगे उतना कम फोर्स होगा। ठीक है, और जितना कम दूरी होगा उतना ज़्यादा जो है फोर्स होगा। मतलब दोनों के बीच में दूरी कमेगा तो बल का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अब दोनों को हम एक साथ कंबाइंड कर दें, इसको और इसको, तो इससे क्या हो जाएगा कि एक नया फॉर्मूला बनेगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 अपॉन R स्क्वायर। मतलब F क्या हो गया, समानुपाती है Q1 Q2 बाई R स्क्वायर को। ठीक है, तो अगर हम क्या करते हैं कि इसको अगर यहाँ से हटा देते हैं, तो जब भी हम किसी प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, समानुपात को हटाते हैं, तो उसके लिए हम एक कांस्टेंट का उपयोग करते हैं। एक कांस्टेंट दे देते हैं K, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए K क्या है, तो K जो है वह एक कांस्टेंट है। K क्या है, K इज कांस्टेंट। कांस्टेंट किसको कहते हैं, तो जिसको बदला नहीं जा सकता है, वो फिक्स होता है। जैसे 2 3 4 5 क्या है, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर उसी में 2x 3x 3y 4y यानी कि y x ये सब क्या रहा है, वो फिक्स वैल्यू नहीं है, वो वेरिएबल क्वांटिटी है, वो चेंज हो सकता है। लेकिन फिक्स क्वांटिटी क्या है, यहाँ K क्या है, वो चेंज नहीं होगा, उसकी वैल्यू फिक्स होगी। तो जिसकी वैल्यू फिक्स होती है उसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, उस क्वांटिटी को हम कहते हैं कांस्टेंट क्वांटिटी। अब K कांस्टेंट है तो इसका फिक्स वैल्यू कितना होता है, तो इसका जो फिक्स वैल्यू होता है K का, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो है एप्सिलॉन है, ठीक है, नॉट का मतलब है कि अभी यह कुछ नहीं है। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, याद रखेंगे, 8.85 इंटू 10 टू न्यूटन कूलम्ब। इस तरह से जो है ये एप्सिलॉन नॉट का मान हो जाता है। अब क्या करते हैं कि अब एप्सिलॉन नॉट का मान अगर हम इसमें डालेंगे और इसको कैलकुलेट करने का प्रयास करेंगे, तो फोर्स का वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना हो गया Q1 Q2 अब बटा में R स्क्वायर। ठीक है, अगर इसका मान हम निकालना चाहे पूरा का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, तो वो होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। इस तरह से जो है हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को डाल करके दो चार्ज के बीच में हम फोर्स को पता कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि दो आवेशों के बीच में जो फोर्स है वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो ये हमको निकल गया कौन चीज, इसका एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, यानी दो चार्ज के बीच में लगने वाला जो है बल कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि ये हमारा निकल गया कौन चीज, फोर्स। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है किसी भी आवेश के बीच में जो है, किसी भी चार्ज के बीच में फोर्स का परिमाण कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अगर इसको वेक्टर के टर्म में लिखना चाहे तो F
वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप, जहाँ आर कैप क्या है वो यूनिट वेक्टर है, ठीक है, जो इस चार्ज के डायरेक्शंस को दिखाएगा, फोर्स के डायरेक्शन को दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि दो चार्ज के बीच में फोर्स का वैल्यू कितना होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो इसको बताने वाले व्यक्ति कौन है, कूलम, ठीक है। कूलम ने ही इस मैथमेटिकल रिलेशन को बताया था। इसीलिए किसी भी चार्ज का जो है वैल्यू हम किस में देखते हैं, कूलम में देखते हैं। और बल के लिए जो होता है, तो बल का मात्रक आपको पता है, फोर्स का मात्रक क्या होता है, वो होता है न्यूटन होता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रोस्टैट्स का जो फर्स्ट पार्ट जो होता है, दो चार्ज के बीच में फोर्स का वैल्यू कितना होता है और कितना फोर्स लगाता है अगर चार्ज है तो इसको जो है यहाँ पर कैलकुलेट करके बता दिया गया कूलम के द्वारा, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लेते हैं कि एक साथ कई चार्ज हो या फिर ये चार्ज स्पेस में हो, तब उस पर फोर्स का वैल्यू कितना होगा, तो उसको भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि एक साथ कई सारे चार्ज फोर्स लगाते हों, तब उस पर फोर्स का वैल्यू कितना होगा, तो उसको भी निकाल सकते हैं। कि मान लेते हैं कि एक चार्ज है, तो एक पर जो है फोर्स लग रहा है कितना, F1 F2 F3 F4 इस तरह से लग रहा है। तो टोटल फोर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, हम जोड़ देंगे सबको। क्या कर देंगे कि एक साथ जो है उसी पर मान लेते हैं Q1 के द्वारा, Q1 कारण इस पर जो है मान लेते हैं कि इस तरह का फोर्स है, एक है Q1, एक है Q2, एक है Q3, एक है Q4, इस तरह से है। अब ये फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स, सब फोर्स लगा रहा है इस पर। तो मान लें Q1 के कारण फोर्स लग रहा है F1, Q2 के कारण लग रहा है F2, Q3 के कारण लग रहा है F3 और Q4 के कारण कितना लग रहा है F4। अगर टोटल फोर्स हमको पता करना है तो हम क्या करेंगे, सबको जो है F1 टोटल फोर्स F टोटल F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जब हम एक साथ लगने वाले कई फोर्स को जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो इस स्थिति को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज, ठीक है। यह हो गया हमारा कौन चीज, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। तो आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे जो है दो चार्ज या अनेक चार्जों के बीच में फोर्स लगता है, तो इसकी वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद हम चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ लेते हैं कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है। देखिए चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो तीन तरह से होता है। एक होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी और एक होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, अगर किसी केवल लंबाई पर, ठीक है, अगर किसी लेंथ पर ही चार्ज स्थित हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, मान लेते हैं कि डेल्टा एल, किसी एल लेंथ पर अगर चार्ज स्थित हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है हमारा, किसी लंबाई पर जब चार्ज स्थित होता है तो उस चार्ज को हम क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और मान लेते किसी सतह पर अगर चार्ज स्थित हो, कहीं चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हो, सतह पर हो, सरफेस पर हो, पूरी एरिया पर हो, तो उसको हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। और चार्ज अगर किसी के अंदर में भरा हुआ है, वॉल्यूम में हो, तो उसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो इस तरह से चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर समझ में आ गया हो कि चार्ज क्या होता है, ठीक है, और चार्ज के द्वारा फोर्स कितना लगता है दो चार्ज के बीच में या अनेक चार्ज के बीच में, और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, या दो वस्तु को रगड़ते हैं तो कैसे चार्ज का ट्रांसफर होता है। तो दो वस्तु को रगड़ने पर चार्ज का ट्रांसफर होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। सेम चार्ज के बीच में रिपल्सन होता है, डिसिमिलर चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है। यह सब चीज़ें जो, और चार्ज हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, क्योंकि चार्ज को ना तो बना सकते हैं नहीं नष्ट कर सकते, इसको एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक चार्ज की क्रियाक्रम आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे कि चार्ज का फील्ड क्या होता है, यानी कि वह कहाँ तक किसी वस्तु पर अपना फोर्स लगाएगा, बल का अनुभव कराएगा, वह उसका क्या कहलाएगा, फील्ड कहलाएगा। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे और उसका एक्सप्रेशन निकालेंगे और आपको जो है बता देंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।